हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यार सब लोग? मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये एफएससी फिज़िक्स पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग फर्स्ट हाफ इसका जो है वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कस करेंगे, जो मुख्तलिफ टेस्ट में आपके अपीयर होते हैं, जो आपको ये सिलेबस समझने में हेल्प आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास यहाँ पे है, क्योंकि चैप्टर का नाम जो है वो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है, तो सबसे पहले हम हीट को समझते हैं कि हीट क्या चीज़ होती है। हीट को डिफाइन किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जो हीट है ये एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है या ट्रांसफ़र होती है। इसको हम लोग हीट कहते हैं। यूजली इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो एसआई यूनिट्स हैं वो जूल होते हैं। और अगर सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात की जाए तो इसमें इसके जो यूनिट्स हैं वो कैलोरी होते हैं। और जूल और कैलोरी के दरमियान जो रिलेशन है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल के इक्वल होती है। इसके बाद इसकी अगर डायमेंशन की बात की जाए तो आप जूल से डायमेंशन निकाल सकते हैं, MLT-2 जो है वो इसकी डायमेंशन बन जाएगी। फिर इसके बाद जो ट्रांसफ़र होती है हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, उसके लिए जो मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट हैं वो 3 कंसिडर किए जाते हैं। इनमें से एक कंडक्शन है, फिर कन्वेक्शन है और फिर रेडिएशन है। कंडक्शन नॉर्मली सॉलिड्स में कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे बॉडीज़ जो हैं ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड्स में कंसिडर की जाती है, फ्लूइड्स में कंसिडर की जाती है। और जो रेडिएशन है ये एक ऐसा मोड है जिसमें दोनों बॉडीज़ के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं होता, तो जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे सूरज से हमारे पास हीट एनर्जी आ रही है, हम लोग सूरज को टच तो नहीं कर रहे होते, लेकिन वहाँ से हीट जो है वो रेडिएशंस की फॉर्म में हम तक पहुँच रही होती है। इसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो थर्मोडायनामिक्स का है। थर्मोडायनामिक्स जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से रिलेट करती हैं, जिनमें मेजर प्रॉपर्टी जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसके साथ जो है वो डील करती है। नॉर्मली जैसे आप हीट इनटू मैकेनिकल वर्क कंसिडर कर सकते हैं, तो ये एक उसकी टाइप है। और भी डिफरेंट टाइप्स इसकी हो सकती हैं कि हीट एनर्जी जो है वो वर्क में या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कैसे चेंज होती है। फिर इसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है हमारे पास यहाँ पे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हमें हेल्प आउट करती है गैसेज के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। गैसेज जो है वो किस तरह करके एक्ट कर रही हैं हमारे पास, उसको अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प आउट करती है। इसके जी कुछ पास्टुलेट्स हैं जी। सबसे पहले फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अगर गैस का आप एक फिक्स वॉल्यूम कंसिडर करते हैं तो उस फिक्स वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमें ये पता है, हम लोग जनरली वैसे भी ये पढ़ चुके होते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज क्लोज होते हैं। लिक्विड्स में उनकी सेपरेशन बढ़ जाती है और गैसेज में सेपरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि जो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल है वो स्मॉल होता है और दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। फिर इसके बाद है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली इन मोशन होते हैं और इनकी जो मोशन है वो रैंडम मोशन होती है। और इस मोशन के दौरान जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं और वो सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होती है जब गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था कि कोलिजन्स होती हैं गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और वो जो कोलिजन्स हैं वो उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करते हैं और जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो रैंडम मोशन होती है। फिर इसके बाद जो कोलिजन्स हैं बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ द कंटेनर, ये जो कोलिजन्स होती हैं ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं तो उनकी मूवमेंट के दौरान जो है वो कोलाइड करेंगे, आप एक दूसरे के साथ भी कोलिजन्स होती हैं और जिस कंटेनर में इनक्लोज्ड होती हैं सिलेंडर में उसकी वॉल्स के साथ भी कोलिजन्स होती हैं।
तो कुलेंस की टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हुए हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक होती हैं। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुलेंस होती हैं, अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है जो कि यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर एक्ट नहीं कर रहा या कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो ये जो कुलेंस होंगी ये परफेक्टली इलास्टिक होंगी। और परफेक्ट इलास्टिक कुलेंस का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, और ऑब्वियसली टोटल एनर्जी जो है वो पहले ही कंजर्व रहती है। इसके बाद कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस है वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। सिर्फ एक केस में वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं कि जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फील्ड फोर्सेज हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, और ये आइडियल गैस जो होती है उसमें भी हम यही कंसिडर करते हैं। फिर इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है उनको फॉलो करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स। ये पास्टुलेट नहीं है, ये वैसे पॉइंट है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो या मोमेंटम हो, इन दोनों को जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द कोलिजन्स। फिर इसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है वो भी एप्लीकेबल होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर। और जब हम प्रेशर ऑफ ए गैस कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें फोर्स चाहिए होती है, और वो जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फाइंड की जाती है। और हमें पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू फोर्स, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। और इवन जो है वो हम लोग एक्शन रिएक्शन से फोर्स फाइंड आउट करते हैं, तो थर्ड लॉ जो है वो भी एप्लीकेबल होता है हमारे पास। फिर इसके बाद प्रेशर ऑफ ए गैस है। गैस के प्रेशर का मतलब क्या है, इसके लिए जो स्टेटमेंट यूज की जाती है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो प्रेशर ऑफ ए गैस होता है दैट इज इक्वल टू द मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ड्यू टू द कुलेंस। कहने का मकसद है कि गैस मॉलिक्यूल्स जब मूव कर रहे होते हैं, हमने पढ़ा कि रैंडम मोशन है, उस रैंडम मोशन के दौरान वो जब वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर कोलाइड करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स अपना कुछ मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। और वो जो मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम है, तो हमने जैसे पढ़ा कि मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो है वो बन जाता है हमारे पास फोर्स, तो वो फोर्स बन जाती है। और पर यूनिट एरिया है तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, वो प्रेशर होता है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमें ये कहती है कि जो प्रेशर ऑफ ए गैस है वो किसकी इक्वल है, इट इज एक्चुअली द मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स पर सेकंड। अब मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकंड जब होगा तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो बन जाता है फोर्स, और पर यूनिट एरिया जब होगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बन गया, वो प्रेशर बन गया। तो प्रेशर ऑफ गैस जो है उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। ये हमारे पास लेट से एक बॉक्स है जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल इनक्लोज्ड है, और ये कोलिजन्स कर रहे हैं जो कि एरोज उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो कर रहे हैं। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्स के ऊपर जो है वो एक तरह से कोलाइड करते हैं, जिससे प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया था, तो अब फोर्स यहाँ पे कहाँ से आएगी, तो वो मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम से आएगी। तो फोर्स वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और पर यूनिट एरिया जब करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास प्रेशर। तो ये प्रेशर ऑफ ए गैस जो है उसका फार्मूला है, इसको मैंने ये नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे और फिर एरिया कैसे कैलकुलेट होगा। इसकी लॉन्ग डेरिवेशन है जो हम लोग नॉर्मल स्टडीज में पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कुछ इसके फाइनल रिजल्ट्स जो है मैं सिर्फ उनको डिस्कस कर रहा हूँ। प्रेशर ऑफ ए गैस का जो फार्मूला है वो होता है जी 2/3 N/V इनटू, ये एंगल ब्रैकेट्स हैं और ये डिसाइड करती हैं कि ये जो वैल्यूज इसके अंदर आ रही हैं वो एवरेज वैल्यूज हैं। और यहाँ पे एवरेज वैल्यूज किसकी हैं, 1/2 mv²। मैस ऑफ द मॉलिक्यूल, v वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और जो v है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये प्रेशर ऑफ ए गैस का फार्मूला है, और यहाँ से ये शो करता है कि जो प्रेशर ऑफ ए गैस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एवरेज वैल्यू ऑफ v²। और यहाँ पे ये जो एवरेज वैल्यू है ये सिंपल एवरेज नहीं है, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये समझना है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है और सिंपल एवरेज वैल्यू क्या होती है। ये गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं रैंडम मोशन में, और डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से जब हम इनकी एवरेज वेलोसिटीज फाइंड आउट करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटीज, सिंपल एवरेज वेलोसिटीज जो है वो वेक्टर सम की वजह से
ज़ीरो उसका आंसर आता है। लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज़ीरो तो नहीं होती, तो फिर हम लोग जो है वो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब ये है कि सिंपल वेलोसिटी का हम लोग स्क्वायर करेंगे फिर उसका अंडर रूट करेंगे। तो ये जो एवरेज वैल्यू है कि इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोला जाता है। और जो प्रेशर होता है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लोग एक दो पॉइंट्स में और डिस्कस करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कि जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है वो जीरो है। जैसे मैंने आपको बताया अगर सिर्फ एवरेज वेलोसिटी की मैं बात करूंगा तो वो सिंपल वी होगा, इसके साथ ये एंगल ब्रैकेट्स नहीं होंगी। तो वो जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो किस वजह से आती है कि जो जितनी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी राइट साइड पे है मॉलिक्यूल की उतनी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लेफ्ट साइड पे भी होती है, क्योंकि ये जो है ये रैंडम मोशन में जो है वो मूव कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्शनल इफेक्ट की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इनका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो जो नेगेटिव वेलोसिटी वाला फैक्टर था वो पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ से एक दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग वो समझते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स को आप डबल करते हैं तो प्रेशर के ऊपर जो उसका इफेक्ट पड़ता है प्रेशर 4 टाइम्स इंक्रीज करता है। अगर आप सिंपल वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप v की बात कर रहे हैं और प्रेशर में v का स्क्वायर आ रहा है। तो अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तो जब v का स्क्वायर करेंगे वो 4 हो जाएगा। तो सिर्फ वेलोसिटी को डबल करने से जो प्रेशर होगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। एक्चुअली टेक्निकल पॉइंट इससे अगला है जो कि ज़्यादा टेक्निकल है कि अगर आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डबल करते हैं तो फिर जो प्रेशर है वो सिर्फ 2 टाइम्स इंक्रीज करता है। उसकी वजह ये है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं वो ये पूरे का पूरा फैक्टर है। कौन से वाला पूरे का पूरा फैक्टर? ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वी स्क्वायर में आ रहा है, ये जो पूरे का पूरा फैक्टर है इस पूरे के पूरे फैक्टर को बोला जाता है दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और अगर इसको डबल करेंगे तो इसका मतलब है जो टू वाला फैक्टर है वो इससे बाहर आएगा, मतलब इसका आंसर बनेगा 2v स्क्वायर। अगर सिर्फ वेलोसिटी होगी तो उसको v में रिप्लेस करवाएंगे, उसका स्क्वायर लिया जाएगा। लेकिन अगर आरएमएस वैल्यू होगी तो फिर स्क्वायर नहीं लिया जाएगा, जितने टाइम्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ पे जी दूसरा पॉइंट था कि अगर आप आरएमएस वेलोसिटी को जो है उसको डबल करते हैं तो प्रेशर जो है वो सिंपली डबल होगा। लेकिन अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हैं तो जो प्रेशर होगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं जी हम। नेक्स्ट है जी इसके बाद कि जो प्रेशर वाला इसी फार्मूला को हमने अब मॉडिफाई किया है कि जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और काइनेटिक एनर्जी अगेन यहाँ पे एवरेज में होगा, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और जब पर यूनिट वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो इसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। तो इस तरह हम लोग ये कह सकते हैं कि जो किसी भी गैस की जो एनर्जी है उसका 2/3 टाइम्स जो होगा वो उसके प्रेशर में कन्वर्ट होता है। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है, लेट्स से ये एनर्जी ऑफ द गैस जो है वो 9 जूल है, तो उसका प्रेशर कितना होगा? तो 2/3 जब लेंगे 9 का तो आपको पता है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो 6 बन जाएगा। तो जो प्रेशर होगा वो 6 पास्कल बन जाएगा। यहाँ से कंक्लूड ये हुआ कि जो गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी उसकी टोटल एनर्जी डेंसिटी का या एनर्जी का 2/3 टाइम्स जो होता है वो कन्वर्ट होता है उसके प्रेशर में। तो यहाँ से ये पॉइंट था जी। इसके बाद दूसरी जो बात हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। जो हम लोग एफएससी सिलेबस में पढ़ते भी हैं कि व्हाई द प्रेशर ऑफ कार टायर इंक्रीजेज और इस तरह की जो बात है। इसके बाद नेक्स्ट फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन जो कि हम लोगों को पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है। अगर यहाँ से इसको मॉडिफाई किया जाए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की जो अगेन फॉर्म है वो क्या है, वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और अगर ऐसा है कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है तो जो प्रेशर होगा वो भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन से हमें नजर आ रहा है। तो इन दोनों रिजल्ट से हम लोग ये देख सकते हैं कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के कुछ फार्मूलाज हैं जो
जेड्स के फॉर्म में हम लोगों ने लिखे हुए हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक सिंपल फार्मूला जो रूट मीन वेलोसिटी का है वो वी स्क्वायर ओवर अंडर रूट है। अंडर रूट के साथ वी स्क्वायर को कैंसिल नहीं करना, ये इसकी ऐसे ही फॉर्म है वी स्क्वायर अंडर रूट, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। इसके अलावा कुछ सब फार्मूलाज हैं, इनमें सबसे पहले वी आर एम एस जो है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी अंडर रूट। ये फार्मूला एक्चुअली मॉडिफाई किया गया है जो सिंपल प्रेशर वाला फार्मूला था वहां से, तो वो भी आपके सामने मैंने लिख दी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है वो 3 टाइम्स ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी अंडर रूट के इक्वल होता है। इसी तरह कुछ और फार्मूलाज हैं कि जब प्रेशर को आप कांस्टेंट रखते हैं तो जो स्पीड होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, जो एवरेज वेलोसिटी जिसको भी हम लोग कहते हैं आरएमएस वैल्यू जो है, वो मैस के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये भी ऊपर वाले फार्मूला से आप देख सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग रेशो फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं v1 ओवर v2 इज इक्वल टू m2 ओवर m1 अंडर रूट। ये हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रूव भी किया हुआ है कि जो रेशियोज ऑफ वेलोसिटीज हैं दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ अंडर रूट टाइम्स ऑफ वेलोसिटीज ऑफ देयर मैसेज। तो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी के सामने जो है वो मैस 2 है, वेलोसिटी 1 है तो मैस 2 है, वेलोसिटी 2 है तो उसके सामने मैस 1 है, तो इसका मतलब है ये इसके रेसिप्रोकल है। इसके साथ एक और फॉर्मूला भी है जो टेम्परेचर के साथ इसको रिलेट करता है। टेम्परेचर और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हम लोग ऊपर आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये भी अंडर रूट टाइम है। तो यहाँ से वेलोसिटी और टेम्परेचर का जो प्रोपोर्शनलिटी है वो भी अंडर रूट के साथ आएगी, लेकिन ये प्रोपोर्शनलिटी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। ये था जी प्रेशर ऑफ ए गैस। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है जी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज, और स्पेसिफिकली हम लोग थर्मोडायनामिक्स में आइडियल गैस कंसीडर कर रहे हैं। और आइडियल गैस में जो हमारे पास ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज हैं उनमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ना ही उसकी टाइप्स हैं। और अगर स्पेसिफिकली मोनोएटॉमिक गैस की बात की जाए तो उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की भी ट्रांसलेशनल फॉर्म होती है। तो इन अदर सेंस आप ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी है दैट इज जनरली इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। थर्मोडायनामिक्स में इंटरनल एनर्जी स्पेशली फॉर द आइडियल गैस मोनोएटॉमिक इट इज जनरली इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसको फर्दर रिलेट करना चाहें तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। और ये भी हमने पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी जो प्रोपोर्शनल होती है वो टेम्परेचर के या चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अगर हमने इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना हो, तो हम उस सिस्टम का चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे। जितना चेंज इन टेम्परेचर होगा उसी के प्रोपोर्शनल जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी होगी। और थर्मोडायनामिक्स में स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। स्टेट वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि सिस्टम की फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। वो सिस्टम फाइनल स्टेट तक कैसे पहुंचा, किस पाथ को फॉलो किया, किस प्रोसेस को फॉलो किया, उस पे डिपेंड नहीं करता। सिर्फ जो उसकी डिपेंडेंस है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, और इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के वेरिएबल्स कौन से होते हैं उन पे डिपेंड करता है। ये साइड पे एक डायग्राम में मैंने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हमारे पास C1 और C2 दो पाथ हैं, और जो आइडियल गैस है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है वो प्रोसीड करती है। इनिशियल पॉइंट जो है वो ए है और जो फाइनल पॉइंट है वो बी है। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं, पी ए, वी ए, टी ए एंड सो ऑन बी पॉइंट के लिए। अब अगर हमने ये देखना हो कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया है तो हमें पाथ कौन से वाला चूज करना है, ये इंडिपेंडेंट है। हमें पाथ की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, हम लोग सिर्फ फाइनल स्टेट वेरिएबल्स देखेंगे कि फाइनल स्टेट वेरिएबल्स कौन से हैं, उससे हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है उसका पता चल जाएगा। और इसका जो डिफरेंट केसेस हैं वो यहाँ पे जो है वो मैंने लेबल किए हैं। केस 1 में हम लोग ये देखते हैं कि लेट से इनिशियल और फाइनल स्टेट में जो टेम्परेचर्स हैं वो इक्वल है। अगर ऐसा है तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो किसकी इक्वल होगा, वो जीरो हो जाएगा, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो भी जीरो होगी। और ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस।
इस तरह का एक और केस हम देखते हैं कि इनिशियल स्टेज पे टेम्परेचर ज़्यादा था, फाइनल स्टेज पे कम है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव है। और अगर चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव आएगा तो जो इंटरनल एनर्जी होगी वो डिक्रीज करेगी, और ये जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को बोला जाएगा दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जब गैस एक्सपेंड करती है तो जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है। और जो थर्ड केस है कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है इनिशियल टेम्परेचर से, तो इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करा है, और अगर ऐसा है तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो पॉजिटिव है। और अगर चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव है तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो भी पॉजिटिव है, और ऐसा केस जो है उसको एडियाबैटिक कंप्रेशन जो है हम लोग कह सकते हैं। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि हम लोगों ने फाइनल और इनिशियल स्टेट पे अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करनी थी तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर की वैल्यूज चाहिए थी। हम टेम्परेचर की वैल्यू से उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है और वो किस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है ये हम लोग जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमें पाथ को जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, या पाथ कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि कन्वेंशन है जी, थर्मोडायनामिक्स में वर्क और हीट के लिए जो है वो कुछ कन्वेंशन यूज होती हैं। इन कन्वेंशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क डन होता है वो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है, और इसको हम लोग लिखते हैं प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। कि अगर आइडियल गैस का वॉल्यूम में चेंज आएगा तब वर्क डन होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आता तो वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अब एक्सपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है, और अगर गैस कंप्रेस करती है तो वॉल्यूम चेंज नेगेटिव है। तो वर्क डन पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। अब हमने देखना ये है कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। अगर हम बात करें वर्क डन नेगेटिव की तो ऑब्वियसली हम ऊपर वाले फार्मूला से देख सकते हैं कि नेगेटिव सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आए। और चेंज इन वॉल्यूम के नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि जो गैस है उसका फाइनल वॉल्यूम कम है। अगर फाइनल वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब है गैस कंप्रेस हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंप्रेशन हो रहा होगा तो जो वर्क डन होगा वो ऑन द सिस्टम होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो नेगेटिव होता है। तो आप वॉल्यूम्स उसको याद रखेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। केमिस्ट्री में इसके पास हमारी जो कन्वेंशन है वो उल्ट होती है। उसकी जो वजह है कि हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग को जो है वो डिफरेंट लेते हैं। वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम है वो आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के लिहाज से अगर हम इसको देखें कि वो अगर सिस्टम हो और आइडियल गैस कंप्रेस हो तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई वर्क करना पड़ रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ रही है जो उसको कंप्रेस कर रही है। तो इस वजह से उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, और अगर वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। और एज अ रिजल्ट जब गैस कंप्रेस होती है तो जो हीट एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, और जब हीट रिलीज होगी तो हीट रिलीज को नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो इस तरह जो वर्क डन है उसकी और हीट की कन्वेंशन हम लोगों ने समझ ली कि जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव वो क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, और अगर गैस कंप्रेस हो रही है वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज करती है और हीट रिलीज होती है फ्रॉम द सिस्टम, और अगर हीट रिलीज होगी तो उसको भी नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। इसी का कन्वर्स जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम है। अब वर्क डन बाय द सिस्टम जब होगा तो गैस एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, हीट एनर्जी ऐड होगी टू द सिस्टम। और अगर हीट एनर्जी सिस्टम में ऐड होती है तो इसको एज अ पॉजिटिव जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो ये जो था ये आज का हमारा डिस्कशन था, जिसको हम लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने की कोशिश की।